गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे मैथ्यू अर्नोल्ड पर बेस्ट वन लाइनर का। आज फिर कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द पोएम रग्बी चैपल वाज रिटेन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर। यानी जो रग्बी चैपल एलजी है फ्रेंड्स, उनके पिता के डेथ के बाद अर्थात मैथ्यू अर्नोल्ड के जो पिता थॉमस अर्नोल्ड थे, उनके डेथ के 25 साल बाद यह एलजी लिखा गया, रग्बी चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इट इज़ एन एलजी ऑन हिज फादर्स डेथ। उनके पिता के डेथ पर यह लिखा गया लगभग 25 साल बाद। डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड हु डाइड इन 1842 यानी 1842 में मरे थे और 25 साल बाद रग्बी चैपल जो एलजी है वो लिखा गया था। डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड रोट अ फेमस बुक। अब डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड के बारे में एक फेमस बुक है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि ए हिस्ट्री ऑफ रोम। यानी मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता थॉमस अर्नोल्ड ने एक फेमस बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ रोम। डन। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द पोएम टेक्स फ्रॉम द रग्बी स्कूल। जो रग्बी चैपल है ना, उसका टाइटल पूछ रहा है फ्रेंड्स। वो कह रहा है कि रग्बी स्कूल से उसका टाइटल निकला हुआ है। इन विच थॉमस अर्नोल्ड वाज हेडमास्टर फॉर 14 ईयर्स। जिस स्कूल में थॉमस अर्नोल्ड जो लगभग 14 साल तक एचएम बने रहे, हेडमास्टर बने रहे, ठीक है, वहाँ से वो टाइटल निकला हुआ है। डबर बीच एक पोएम है इनका। कह रहे इज शॉर्ट लिरिक पोएम पब्लिश्ड इन 1867। 1867 में एक पोएम आता है जिसका नाम है डबर बीच। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स। कह रहा है कि सबसे पहले डबर बीच जो है न्यू पोएम्स के कलेक्शन में पब्लिश होता है। ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम इज, तो ओपनिंग लाइन देख लीजिए, द सी इज कम टू नाइट। द सी इज कम टू नाइट, डबर बीच। और एक लाइन और है, द टाइड इज फुल द मून लाइज फेयर। तो ध्यान रखिएगा, सभी से निवेदन है कि इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। अगर मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ते हैं तो डबर बीच का जो ओपनिंग लाइन्स है ध्यान रखिएगा, ठीक है। द सी इज कॉम टू नाइट यानी आज की रात जो समुद्र है बहुत ही शांत है और ज्वार है पूरा ऊपर की ओर जा रहा है। ज्वार भाटा समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चर एंड अनार्की की बात करता है। एन एसे इन पॉलिटिकल एंड स्कूल क्रिटिसिज्म इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसे बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, फर्स्ट पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन 1867 एंड 68 एंड कलेक्टेड एज बुक इन 1869। तो कह रहा है कि बुक के रूप में 1869 में कलेक्ट हुआ, जबकि कॉर्नहिल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था 1867 और 68 में, ठीक है। पॉलिटिकल और सोशल क्रिटिसिज्म पर एक कैसे है, कल्चर एंड एनार्की। जैसे मैंने बताया है इसके पहले, थियोलॉजी पर बेस्ड है, रिलीजन एंड थियोलॉजी पे। द प्रीफेस वाज एडेड इन 1869 और इसमें जो प्रस्तावना प्रीफेस है ना, वह 1869 में ही ऐड किया गया। कल्चर और एनार्की की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 1869 अर्नोल्ड पब्लिश्ड कल्चर एंड एनार्की वेयर बाय द ही बिकेम नन एज द अपोस्टल ऑफ कल्चर। तो वहाँ से कह रहा है कि जैसे ही ये पब्लिश होता है कल्चर एंड एनार्की, वहाँ से मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ना जाने जाते हैं किस रूप में, द अपोस्टल ऑफ कल्चर। कल्चर मतलब होता है संस्कृति और अपोस्टल का मतलब होता है प्रेरित, यानी संस्कृत से प्रेरित के रूप में जाने जाते हैं 1869 से, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस, अ प्रीफेस इज एडेड 1875। और कह रहा है कि जो प्रीफेस है ना इस एसे में वो 1875 में फाइनली ऐड किया गया। अर्नोल्ड डिवाइड्स ह्यूमन सोसाइटी इन 3 मेन क्लासेस। अब देखिए यहाँ पर अर्नोल्ड साहब ने समाज को 3 भागों में बांटा है। अब कौन कौन से हैं चलिए मैं बताता हूँ। पहला है बारबरियंस। बारबरियंस का मतलब होता है असभ्य, ठीक है, जो अरिस्टोक्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अरिस्टोक्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलिस्तीन सेकेंड पार्ट है, ये जो है फिलिस्तीन मतलब अशिक्षित कह सकते हैं, ये मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये इतना ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। और तीसरा जो पॉपुलेस है, पॉपुलेस का मतलब जनता, लोग, रिप्रेजेंट्स द वर्किंग क्लास। तो ये जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्किंग क्लास को। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्चर एंड एनार्की इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पॉपुलराइजेशन ऑफ दिस फ्रेज। तो कह रहे हैं कि एक फ्रेज की वजह से कल्चर एंड एनार्की जो है बहुत ही फेमस होता है। वो कौन है, तो वो फ्रेज है स्वीटनेस एंड लाइट। स्वीटनेस मतलब मीठा, इन मृदुल, एंड लाइट मीन्स प्रकाश, ठीक है। इसके वजह से कल्चर एंड एनार्की जो है फेमस है। इन 1873 ही पब्लिश्ड लिटरेचर एंड डोगमा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, लिटरेचर एंड डोगमा। द फर्स्ट ऑफ 4 मेजर स्टडीज ऑफ द बाइबल एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो कह रहा है कि द फर्स्ट ऑफ 4 मेजर स्टडीज ऑफ द बाइबल। तो बाइबल का जो स्टार्टिंग का 4 मेजर स्टडीज है और चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में यह लिखा गया है, लिटरेचर एंड डोगमा, पूरे अध्ययन करने के बाद। In 1879, Arnold published the essay Wordsworth as the preface to the poems of Wordsworth। तो उन्होंने एक essay पब्लिश किया है, किस रूप में, वर्ड्सवर्थ के जितने भी प्रीफेस हैं, यानी प्रस्तावना है, द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। देखिए द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ जो है ना, वो टाइटल है, लेकिन ये पोएम्स नहीं है, एक essay इन्होंने लिखा है 1879 में। हियर बिगिंस ही रिटर्न टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और यहीं से इनका शुरुआत होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी आलोचनात्मक टाइप का। इन 1883 ही मेड फर्स्ट टूर ऑफ अमेरिका। 1883 में वो अमेरिका का टूर करते हैं। फॉर विच ही प्रिपेयर्स 3 लेक्चर्स, जिसके लिए वो 3 लेक्चर्स तैयार करते हैं। 3 लेक्चर्स को भी ध्यान में रखिएगा, लिटरेचर, साइंस एंड इमर्सन एंड नंबर। ये 3 ऐसी चीज़ हैं लेक्चर तैयार किए अमेरिका जाने से पहले। अमेरिका कब गए तो 1883 में गए थे। 3 लेक्चर्स तैयार करते हैं, लिटरेचर, साइंस, इमर्सन एंड नंबर्स। सोसाइटी को भी 3 भागों में बांटा गया था, बार्बरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलस। अर्नोल्ड विजिटेड स्विट्जरलैंड इन 1848। 1848 में फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड का उन्होंने विजिट किया था। एंड फेल इन लव विथ फ्रेंच गर्ल मार्गरेट। और आपको बता था मार्गरेट एक पोयम भी है, उसी लड़की पर बेस्ट, मार्गरेट पर बेस्ट एक पोयम भी लिखे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। तो एक फ्रेंच लड़की, अब देखिए स्विट्जरलैंड गए हैं, फ्रेंच लड़की से प्यार हो गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्विट्जरलैंड गए हैं, फ्रेंच गर्ल मार्गरेट से प्यार हो गया था इनको। 1848 की बात है। इन जून 1851 ही मैरिड फ्रेंसी लूसी विटमैन। तो कह रहा है कि फ्रेंड्स उन्होंने 1851 में एक लड़की फ्रेंसी लूसी विटमैन को से शादी उन्होंने किया था जून 1851 में। डन ही डेवलप्ड द टच स्टोन मेथड। और उसके बाद जिसके लिए जाने जाते हैं, टच स्टोन मेथड के लिए जाने जाते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड, उन्होंने उस समय डेवलप किया। द रिवरेंड जॉन केबल, इनको भी ध्यान रखिएगा, जॉन केबल हु वुड बिकम ऑफ द लीडर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। यानी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर कौन थे, जॉन केबल थे। एक चीज़, स्टूड एज गॉडफादर टू मैथ्यू अर्नोल्ड। और मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए क्या रहे, गॉडफादर बने रहे, ठीक है, गॉडफादर बने रहे जॉन केबल। किसके लिए, मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए, इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड डाइड इन द स्प्रिंग ऑफ 1888। तो कह रहे हैं कि 1888 के बसंत ऋतु में उनका मृत्यु हो गया था। ही डाइड ऑफ हार्ट फेलर। कैसे मरे थे, हार्ट फेलर से मरे थे। वाइल रनिंग टू कैच अ ट्रेन एट लिवरपूल। एक्चुअली फ्रेंड्स आपको बता दें, लिवरपूल स्टेशन पे वह ट्रेन पकड़ने के दौरान उनका हार्ट फेलर हो गया था और वो मर गए थे। 1888 बसंत की बात है। ही वॉज बरीड इन द चर्चयार्ड एंड एट लेलहम। तो लेलहम के चर्चयार्ड में उनको बरीड किया गया, दफनाया गया, ठीक है। थायरसिस की बात करते हैं। थायरसिस इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स मोनोडी। मोनोडी समझ रहे हैं ना, एलजी है थायरसिस। कॉमेमोरेट्स अर्नोल्ड्स रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड फ्रेंड आर्थर हैकक्लिफ। तो 2 लोगों के बारे में एक्चुअली कॉमेमोरेट्स का मतलब होता है पुण्यतिथि मनाना, यानी रग्बी
चैपल आपने पढ़ा होगा, तो रग्बी चैपल जो है उनके पिता के डेथ पर लिखा गया, और जबकि ऑक्सफोर्ड के इनके फ्रेंड थे आर्थर हैक्लफ, उनके बारे में थायडसिस है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी तिथि को मनाने के लिए यानी थायडसिस और रग्बी चैपल लिखा गया था। ठीक है। द पोएम इज फाइनली कंपोज्ड 1866, 1866 में फाइनली थायडसिस जो है कंपोज कर लिया गया था। इट इज़ पब्लिश्ड इन मैकमिलन्स मैगजीन इन अप्रैल 1866, तो 1866 अप्रैल में मैकमिलन्स मैगजीन में यह पब्लिश होता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन न्यू पोएम्स इन 1867, 1867 में न्यू पोएम्स में भी शामिल किया जाता है थायडसिस को। हम बात कर रहे हैं थायडसिस। इट इज़ अ पस्टोरल एलजी, पस्टोरल एलजी है क्योंकि इनके फ्रेंड आर्थर हैक्लफ के डेथ पर लिखा गया है। द स्कॉलर जिप्सी की बात करते हैं 1853, 1853 में आया था स्कॉलर जिप्सी। अर्नॉल्ड्स पोएम ऑफ 25 स्टेंजा, अर्नॉल्ड का 25 स्टेंजा का पोएम है विथ 10 लाइन्स ईच, और प्रत्येक लाइन जो स्टेंजा है ना वो 10 लाइन का है। इट इज़ फुल ऑफ मिलंकली एंड पेसिमिज्म, और यह पूरा मिलंकली माने दुख से और पेसिमिज्म मतलब निराशावाद से भरा पड़ा है। द स्कॉलर जिप्सी, एक तरह से यह भी आप कह सकते हैं यह भी एक एलजी ही है। ठीक। ही इज डिससेटिस्फाइड विथ हिज ओन एज, वह बहुत ही संतुष्ट नहीं है यानी असंतुष्ट है अपने एज से। द पोएम हैज पस्टोरल सेटिंग, और यह पोएम भी द स्कॉलर जिप्सी भी ना एक पस्टोरल सेटिंग है। इट इज़ कंपेनियन पीस ऑफ थायडसिस, देखिए कंपेनियन पीस है। अब कंपेनियन पीस अगर थायडसिस की बात करते हो पस्टोरल एलजी है, और पस्टोरल सेटिंग है इसमें भी बोला गया है, तो श्योर है कि कंपेनियन पीस माना जाता है थायडसिस का। थायडसिस भी मोनोडी है और यह भी एक पस्टोरल है, तो श्योर है कि लगभग दोनों में दुखों की ही बात किया गया है, तो इसका कंपेनियन पीस थायडसिस का माना जाता है द स्कॉलर जिप्सी। एक बार पुनः बात करते हैं डबरबीच इज अर्नॉल्ड्स एलजी ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, यानी धार्मिक विश्वास को खो बैठने पर उन्होंने एक एलजी लिखा है डबरबीच। इट इज़ रिटेन इन 1867, 1867 में लिखा गया है। इट इज़ रिटेन इन लिरिकल स्टाइल, और लिरिकल स्टाइल में लिखा गया है डबरबीच। शेक्सपियर्स अर्नॉल्ड सोनेट, इसको ध्यान रखिएगा, टीजीटियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर जो है एक अर्नॉल्ड का सोनेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इट इज़ रिटेन इन 1844, 1844 में यह सोनेट लिखा गया है, और 1849 में यह पब्लिश होता है इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ दिस पोएम। और फर्स्ट वॉल्यूम क्या था, तो द स्टेट रेवलर एंड अदर पोएम्स, ये फर्स्ट वॉल्यूम है। और एक डोमिकल्स ऑन एटना करके ऐसे है, वो सेकेंड वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्टेट रेवलर एंड अदर पोएम, ये फर्स्ट वॉल्यूम है। अर्नॉल्ड सेंड्स दिस पोएम टू दिस हिज सिस्टर जेन इन लेटर, इस पोएम को उन्होंने अपनी बहन को यानी जिनका नाम जेन था उनको यह लेटर के माध्यम से भेजा था इस पोएम को। ठीक है। हम बात किसका कर रहे हैं, शेक्सपियर जो सोनेट है। शेक्सपियर इज, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कल मैंने कम्युनिटी बॉक्स में इसको डाला था। शेक्सपियर इज सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर। ठीक है। ये किसने बोला था, अर्नॉल्ड ने बोला है शेक्सपियर सोनेट में। ठीक है। मेमोरियल वर्सेस की बात करते हैं। अर्नॉल्ड एलजी ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, स्पेशली डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ जो 1850 में आया था। इट इज़ रिटेन इन 1850, तो 1850 में लिखा गया था डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ मेमोरियल वर्सेस। तो मेमोरियल वर्सेस पब्लिश होता है 1850 में, लेकिन सिर्फ वर्ड्सवर्थ नहीं है, इसमें गोथ और वायरन दोनों का भी जिक्र हुआ है। मैं आगे बताता हूँ। इट हैज़ 74 लाइन्स, 74 लाइन्स हैं। अर्नॉल्ड एम्प्लॉयज द ओकेजन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स डेथ पे हिज ट्रिब्यूट टू अदर ग्रेट पोएट्स गोथ एंड लॉर्ड गॉर्डन बायरन। देखिए वर्ड्सवर्थ के साथ ही साथ दो लोगों को और उन्होंने अपना श्रद्धांजलि दिया है, एक हैं गोथ और दूसरे हैं बायरन। अर्थात मेमोरियल वर्सेस जो 1850 में पब्लिश होता है, 3 राइटर्स उसे मेंशन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, गोथ एंड लॉर्ड बायरन। डन, बढ़ते हैं आगे। इसमें बताया गया कि गोथ इज़ द सेज ऑफ यूरोप, सेज माने होता है साधु संत, यूरोप के साधु बोले जाते हैं गोथ। और नॉट कॉल्स गोथ द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, यानी लौह
युग में के फिजिशियन माने जाते हैं कौन? गोथ, अकॉर्डिंग टू अर्नॉल्ड। अर्नॉल्ड कॉल्स द ग्रेट जर्मन पोएट गोथ वाइजेस्ट मैन ऑफ यूरोप। देखिए क्या क्या उन्होंने बोला है, बहुत ही प्रशंसा करते हुए बोला है जर्मन पोएट गोथ वाइजेस्ट मैन ऑफ यूरोप, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यूरोप का। सोहराब एंड रुस्तम की बात करते हैं तो सोहराब और रुस्तम जो है अर्नॉल्ड्स नरेटिव पोएम है, लिखा गया था 1853 में, ठीक है, 1853 में पब्लिश होता है, ठीक है। द पोएम इज ब्लैंक वर्स, पोएम क्या है? ब्लैंक वर्स में है। सोहराब और रुस्तम जो है नरेटिव पोएम है, 1853 में लिखा गया था, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एंड इंसिस्ट ऑफ 892 लाइन्स, इंसिस्ट नहीं होगा कॉन्सिस्ट हो जाएगा, कॉन्सिस्ट 892 यानी 892 लाइन्स, 892 लाइन का यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया पोएम है सोहराब एंड रुस्तम। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम फिरदौसी सहनामा। अब ये देखिए पर्सियन राइटर हैं फिरदौसी के सहनामा से लिया गया है सोहराब और रुस्तम की कहानी। औरुक्स इज द नेम ऑफ रुस्तम्स हॉर्स, यानी इसमें सोहराब और रुस्तम जो स्टोरी है उसमें रुस्तम की जो हॉर्स का नाम है ना वो रुक्स है, ठीक है, रुक्स। रुस्तम इज आल्सो नोन एज अ पर्सियन एसिलस, यानी पर्सियन एसिलस के रूप में जाना जाता है रुस्तम, ठीक है। ये रहा इम्पॉर्टेंट वन लाइनर बेस्ड ऑन मैथ्यू अर्नॉल्ड। कंटिन्यू रहेगा अभी इसके बारे में हम लोग कंटिन्यू चलाएंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर के साथ बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।